बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स में खुश आमदीद कह रहा है। व्यूअर्स, आज हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के मेहमान हैं। आपका नाम है जी ऑलमोस्ट डॉक्टर, लेट मी से इट, रिफतुल्लाह रिफत साहब। आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं पाकिस्तान आर्मी से। और बहुत सारी इनकी जो है ना एक्टिव सर्विस में बड़ी असाइनमेंट्स, बड़ी क्रिटिकल पोजीशंस पे ये रहे हैं। और इनकी तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में विद हाई लेवल ऑफ डिस्टिंक्शंस जो है ना ये कंप्लीट होने वाली है। सर, वेलकम टू द टुडेज शो सर। और आज इस जो गुफ्तगू है इसमें हम पाक इंडिया की जो मौजूदा सूरत हाल है, जंग की सी कैफियत कुछ 4-5 दिन रही है और फिर उसके बाद जो है ना सीज फायर होता है। अ, आगे क्या हो सकता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, नरेंद्र मोदी क्या कर सकता है, क्या कोई और पहलगाम इंसिडेंट भी हो सकता है, ग्रेट पावर्स क्या सोच रहे हैं, और क्या इंडस वाटर ट्रीटी को वाकई कोई खतरात हो सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हो सकता है, इस पूरी जो ना सिनारियो पे बात करते हैं। वेलकम सर। Thank you so very much, sir. I'm honored. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए सर कि आपने पाकिस्तान आर्मी को सर्व किया है और इस तरह की जो सिचुएशन है, आप एज ए एक्स सर्विसमैन क्या फील करते हैं, क्या आपके इमोशंस हैं। और जिस तरह के पाकिस्तान की जो यूथ है उन्होंने जाके बॉर्डर्स पे टैंकों को कैमोफ्लेज किया, लोगों ने अपनी राइफल्स और गन्स निकाल के वो ड्रोन्स को शूट करते रहे और वो सारी चीजें। तो व्हाट आर योर फीलिंग्स सर, पहले तो ये बताइए सर। Sir, first of all, let me congratulate whole nation. ये nation बड़ी emotional है and they always perform exceptionally well, especially under stress. और जब it is always said in most of the contexts कि जो wars हैं they are fought by the nations, not by the armies. Nations, whenever they back their armies, they perform exceptionally well. The recent showdown between Indo-Pakistan is a reflection of the same कि जब नेशन आपके साथ खड़ी होती है तो फिर जो आर्मीज हैं या जो आपकी आर्म फोर्सेस हैं दे डोंट डाइवोर्स दे डोंट शाई ऑफ एनी गिविंग एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का एक जो बैटल हार्डन्ड आर्मी है फॉर द रीजन के लास्ट almost 25 years, this army and beside our air force, we are fighting this war on terror continuously in all parts of Pakistan, and Alhamdulillah, have achieved lot of successes. This showdown came as a shocker for the both sides. लेकिन मेरे ख्याल में the way army has responded, the whole nation has responded. It is a reflection of our resilience, determination and faith in Allah. तो ऐसे हालात में हमारी आर्म फोर्सेस का जो मोराल है दैट इज़ ऑलवेज वेरी हाई, स्पेशली जब नेशन आपके साथ इकट्ठी हो जाती है। और ऐसी ऐसे कोई भी फ्लिप्स जब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप उठा के देखें, जब भी ऐसे कोई फ्लिप्स आए हैं तो इसने कौम को और आर्म फोर्सेस को इकट्ठा कर दिया। तो चाहे उनके पहले जो भी डिविजन्स हैं या फिशर्स हों या बाइफिकेशंस हैं या जो एनिमी प्लांटेड एक्टिविटीज़ के साथ वो कोई गैप या गल्फ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस एंड द पीपल, दैट इज़ एड्रेस्ड। जब भी कोई इस तरह का फ्लिप आता है तो ये सब एक हो जाते हैं। तो मोराल बहुत हाई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो सर्विंग लोग हैं जवानों का जिनसे भी हमारी बात होती है, एंड दे आर रेडी टू रिस्पॉन्ड इन एनी काइंड, इन एनी करेंसी, इन एनी पॉइंट। Especially they just need the prayers and support and best wishes from their nation, from their own people. और जब कौम साथ खड़ी हो तो फिर कोई जवाब नहीं बनता कि आर्म्ड फोर्सेस दे डोंट डिलीवर एंड दे डोंट शाई, दे डोंट डिनाई giving any kind of sacrifice. So Alhamdulillah, they have performed exceptionally well, and I wish and pray that this continues. And because in this context, I always say the recent showdown was just a trailer. The actual combat has yet to come. ये the things will unfold. एक वो जो जख्मी इंडिया है एंड स्पेशली जो उसके पीछे आप अगर देखते हैं कि इसराइल और यूएसए इन्वॉल्व हैं, जो कि उसको दे आर ग्रोइंग है, उसको ग्रूम कर रहे हैं टू बिकम रीजनल पावर।
जो नेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे, एंड एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना विद इन द रीजन, तो उस सूरत के अंदर आई बिलीव के दे विल कम बैक, और इफ यूनाइटेड अगेन द नेशन एंड द आर्म्ड फोर्सेस, दे विल डिलीवर इंशाल्लाह। तो सर आप एज ए एक्स मिलिट्री सर्विसमैन क्या समझते हैं कि वो जो कुछ हमारे जो बदख्वाह थे वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और अवाम के दरमियान, पब्लिक के दरमियान कुछ गलतफहमियां पैदा करने में किसी हद तक ये बात हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि वो शायद कामयाब हो गए थे, लेकिन द वे आवर आर्म फोर्सेस डिफेंडेड देयर मदरलैंड। और मैं आपके साथ एक वाकया छोटा सा शेयर करना चाहूंगा कि उसी ये 7 या 8 को मैं शाम को अपने बच्चे के साथ बाहर निकला, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा डू यू थिंक कि जी पाकिस्तान में जंग चल रही है? तो वो मुझे कह रहा है कि बाबा our people trust our armed forces, that's why the people are moving around in the streets and in the cities, और सारे बाजार और वो सारे इसलिए खुले हैं कि लोगों को पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे ट्रस्ट है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो मौजूदा वो है उसने वो जो ट्रस्ट डेफिसिट किया, बल्कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई किया है, उसको री किया है? और जो पिछले यानी 1979 से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज है दे आर इन ए वॉर लाइक सिचुएशन, जबकि दूसरी तरफ जो इंडिया है उसने हमेशा जो है ना वो एक उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके जोर के ऊपर जो है ना दुनिया में अपना इमेज बिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन ये जो सिचुएशन हमने फेस की है एज ए नेशन, एज ए आर्म फोर्सेस, इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं सर कि आने वाले दिनों में हम एज ए नेशन, इसका हमारी ओवरऑल नेशनल बिल्डिंग के ऊपर कितना असर होगा, और हमारी जो यानी जो ओवरऑल नेशनल मोरल के ऊपर कितना असर होगा? Sir, as we say in international relations, that states are rational actors, and they always, as per the realist school of thought, they always act in their own national interests. तो अगर कोई पाकिस्तान के अंदर फिशर्स क्रिएट करना चाहता है या डिवीजन क्रिएट करना चाहता है, तो वो एनिमी का राइट है, बिकॉज वी विल बी डूइंग द सेम, एंड एवरी स्टेट दे परफॉर्म द सेम एक्ट्स where they would like to create a wedge between the people and its armed forces. तो वो अगर वो करते हैं, इसका पार्शली मैंने जवाब दिए, पहले उसमें कह दिया कि मोराल इस वक्त बहुत हाई है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ नीड एट नेशनल लेवल to look inward, where we are cognizant of the threat looming on our eastern border, and at times वो जो हम पहले कहते हैं कि 2.5 front war Pakistan is facing for last almost 25 years. So 2.5 front means that one is the eastern front, the second is the western front, and the rest of the half front is internal disturbances. So two front war के लिए तो this army and this armed forces are very well equipped, they are very well prepared. But जो half front war है, internal fissures, they are always very dangerous for any army, because as in the start I said, the armed forces, they just fight, whereas the nations, they should have the resolve. So where we have to look for the eastern and the western borders to secure and to be conscious of our enemy and their acts, we have to look, we are supposed to look inward to settle our own internal issues, whether these are political, they are economical, they are regional, they are sectarian, any kind of issues, we have to settle them. Alhamdulillah, so far, armed forces and this nation, because of their resilience and determination, they have performed exceptionally well. And I believe कि आगे जाके भी चीज़ें नेशनल लेवल के ऊपर एक रिजॉल्व क्रिएट हो, जहाँ पे तमाम, even the political stakeholders, I'm not just saying the political parties, all the political stakeholders within the countries, they should come on one page, and they should settle their own internal issues and come up with a national resolve to fight back and respond whenever required. And Alhamdulillah, so far they have done exceptionally well, and we hope that things improve, inshallah. अच्छा सर, एक पहलगाम का इंसिडेंट होता है, और जब भी हिंदुस्तान के अंदर कोई इलेक्शन की का सिनारियो बिल्ड होता है, इलेक्शन का एक माहौल बनता है, तो कोई ना कोई पुलवामा या पहलगाम जो है वो जरूर हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ आप देख लें
कि पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर है उसके अंदर भी कभी इंडियन सेंट्रिक इलेक्शन कैंपेन हमारी तरफ से नहीं होती। तो इंडिया एक पहलगाम इंसिडेंट को लेके एक सॉवरन स्टेट के ऊपर इस तरह अटैक करना और फिर उसको ये कहना कि जी हम घुस के मारेंगे और हम सबक सिखा देंगे, और फिर साथ में यहां तक कह देना कि हम तो टेररिस्ट के ऊपर अटैक कर रहे थे, आपका काम था कि आप हमारा साथ देते, इंस्टेड कि आपने हम पे जंग लागू कर दी। तो ये इंडिया इस पूरे एपिसोड से क्या अचीव करना चाह रहा था? क्या इंडियन इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज्यादा यानी नरेंद्र मोदी के इन्फ्लुएंस के अंडर है कि वो उसके सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए सारा कुछ करने के लिए उन्होंने अपनी यानी विलिंगनेस शो की होगी, या उसके पीछे उनके कोई और भी जो है ना यानी उनके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? हाउ डू यू थिंक इट? सर, हम स्ट्रेटजी में वी यूज अ टर्म विच इज नोन एज स्ट्रेटेजिक कल्चर। स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है वो आर्म्ड फोर्सेस का, मिलिट्री का भी होता है, और उस स्टेट का या उसकी जो पॉलिटिकल मशीनरी है, कंप्लीट गवर्नमेंटल मशीनरी, उसका भी एक स्ट्रेटेजिक कल्चर होता है। Over a period of time, especially under the regime of 2 terms of Modi, they have developed a culture of finding casus belli, or finding an excuse to wage any kind of war on Pakistan. They are implicating Pakistan for any reason. और उसमें होता क्या है, इसको अगर थोड़े से जूम आउट करके ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो बोथ स्टेट्स आर न्यूक्लियर पावर। और जब न्यूक्लियर डेटरेंस उस वक्त तक रहती है कि जब तक वो ब्रीच ना हो जाए, क्योंकि वंस द न्यूक्लियर डेटरेंस इज ब्रीच्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर। और वंस वी कॉल न्यूक्लियर डेटरेंस, तो इट इज द इंटेंशन, कैपेबिलिटी एंड द कम्युनिकेशन। फर्स्ट, you should have a capability that you have the nuclear power. The second, you have the intention to use once it is required to be used, or once your national interests are they are endangered. And third, you have the means to communicate your intent and capability to your enemy. So it is conveyed to your enemy that you have the capability, you have the intention, and it will be used. सो बोथ साइड्स आर न्यूक्लियर स्टेट्स। तो इस न्यूक्लियर जो एक अम्ब्रेला के ओवरहैंग के नीचे दोनों स्टेट्स दे कैन नॉट गो टू ऑल आउट वॉर और अ फुल स्केल वॉर। तो उसमें पाकिस्तान तो ऑलवेज डिनाई करता है कि देर इज नो स्पेस फॉर वॉर न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान। खास तौर पे अगर आप फर्स्ट यूज न्यूक्लियर की बात करते हैं, तो उसके अंदर आप बिल्कुल क्लियर कह देते हैं कि वेन एवर आर थ्रेशोल्ड, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड विच इज ऑलवेज वेग, यू डोंट डिक्लेयर इट कि व्हाट इज माय न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। द मोमेंट माय न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड विल बी डेंजर, आई विल गो न्यूक्लियर। जबकि दूसरी साइड पे इंडिया ऑलवेज फाइंड एक्सक्यूज कि देर इज अ स्पेस फॉर वॉर, और वो स्पेस फॉर वॉर क्रिएट करता है कि लिमिटेड वॉर या जोन स्पेसिफिक वॉर, कि कभी वो कश्मीर के अंदर इशू करता है, बालाकोट हुआ, पहलगाम हुआ, और अगर हम उससे पीछे जाएं तो 2001 का स्टैंड टू हुआ, जो स्टैंड ऑफ था, और उससे जी, पहले बॉम्बे जाएं तो अटैक्स हुए। दोनों, हाँ, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स ने एक क्लासिकल लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट या लिमिटेड वॉर लड़ी कारगिल के अंदर। तो ये चारों एपिसोड्स रिफ्लेक्ट करती हैं कि इंडिया, इट हैज always been trying to find a space for war of a limited conflict, keeping the conflict limited to a zone. इसके opposite Pakistan always say there is no space for limited conflict, and once we are attacked we can spread it to all zones. It is not specific to Kashmir or anywhere, and we also keep the right to respond in nuclear. तो वो कैसस ब्लाई के तौर पे एक चीज को इस्तेमाल करता है, चाहे वो पहलगाम है या पुलवामा है, उस एक्सक्यूज को करके वो दुनिया के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करता है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, इट इज स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट, और दे आर एक्चुअली आर बैड नेबर्स, दे आर क्रिएटिंग ट्रबल्स फॉर पाकिस्तान, फॉर इंडिया, एंड फॉर दैट मैटर ऑल अदर नेबर्स। तो उस एक एक्सक्यूज को ढूंढ के या कैसे सप्लाई को ढूंढ के दे क्रिएट अ हाइप इन द वर्ल्ड।
where international community, like in the past, they always side because it is a bigger economy, and India serves the international interest better than Pakistan for many reasons, being a bigger economy, being very, at least they pose to be very liberal and very secular, though the realities are far different from that. तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ रीजन कि देयर इज अ स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर, और उसको अच्छा वो सर, मुझे एक्सक्यूज बनाते सॉरी टू कट यू नैरेटिव। डाउन, सॉरी टू कट यू डाउन। मैं एक चीज अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या अपने जो व्यूअर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कहूंगा, सिंस आप जब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में कोर्स कर रहे थे तो आपने तुनीजिया के लिए पूरी एक डिफेंस स्ट्रेटजी भी डिजाइन की, फिर उसी तरह आपने गल्फ के अंदर जो है ना, यानी आप मिलिट्री एकेडमीज के अंदर आपने इंस्ट्रक्शनल रोल भी प्ले किया है। तो हम दोनों मुल्कों की जो स्ट्रेटेजिक वो है यानी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अंदर एक बुनियादी तरीन डिफरेंस क्या है पाकिस्तान और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम सर? देखिए, अगर हम जो स्ट्रेटेजी है, इट डिराइव्स फ्रॉम द नेशनल पॉलिसीज। तो अगर हम ओवरऑल ऊपर से इसकी हायरार्की देखें, तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी स्टेट इज इट्स विजन, जो इट इज वेरी ब्रीफ, वेरी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्रिस्प, विच एक्चुअली डिफाइंस द बाउंड्रीज और द core values or the core interests or the value or the existence, the formula for existence of a nation। तो उस विजन से ड्राइव होते हैं आपके नेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, और उससे फिर ड्राइव होते हैं आपके नेशनल इंटरेस्ट। तो अभी आपके एवरी स्टेट हैज मल्टीपल डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट। वो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी होंगे, वो डिफेंस या सिक्योरिटी रिलेटेड भी होंगे, वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड भी होंगे। तो उनसे फिर उन इंटरेस्ट की बेस के ऊपर they all are aligned with vision, the national objectives and national goals। तो उनके ऊपर नेशनल पॉलिसीज बनती। वो नेशनल पॉलिसी फिर हर डोमेन की अलग होती है। आपकी इंफॉर्मेशन पॉलिसी भी है, आपकी डिफेंस पॉलिसी भी होती है, फिर आपकी इसी तरह इकोनॉमिक पॉलिसी है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो डिफरेंट डोमेन्स की पॉलिसीज बन जाती है। इससे अगला टीयर आता है स्ट्रेटजी का। तो स्ट्रेटजी एक्चुअली इज अ मीन to achieve those national policies or to satisfy those national policies। तो अगर मैंने briefly strategy को explain करना हो तो मैं कहूँगा strategies, जो कि हम always we explain that way, कि strategy is combination of ways, ends and means, जिसमें जो ends हैं they are the national aims, objectives और the national interests। ends हो गए। अभी बाकी चीज रहेगी आपके ways and means। Means are the resources which are available to you or which are desired to accomplish those ends, and ways are actually the different approaches, different routes which you adopt using those means, available means, to reach to the ends or to achieve your national objective। तो इस पूरे के अंदर अगर हम इस कंस्ट्रक्ट के अंदर ये स्ट्रेटजी की और नेशनल पॉलिसी की एक टीयर्ड हायरार्की है, जहां ये दे ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो अगर हम इसमें जिस तरह मैंने कहा कि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसी तरह फिर स्ट्रेटजी के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो इंडियन स्ट्रेटजी है, अगर हम उसको ब्रॉडली देखें तो वी कॉल इट ऑफेंसिव डिफेंसिव। मीन्स के दे विल गो फॉर ऑफेंसिव and then after accomplishing their target, then they will be resorting to defense। Pakistan being a peaceful state and fighting always for its existence and for its own security, not involved in others domains or without any offensive kind of show off। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, इट हैज बीन डिफेंसिव ऑफेंसिव, कि पहले वी विल डिफेंड आवर मदरलैंड, वी विल डिफेंड एवरी इंच ऑफ इट, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं, चाहे वो साइबर के फ्रंटियर्स हैं, ऑल फ्रंटियर, इवन आर इकोनॉमिक फ्रंटियर्स। तो वॉर हैज गॉन वेरी कॉम्प्लेक्स नाउ। पहले वॉर यूज टू बी ऑलवेज टेकन ओनली इन द मिलिट्री डोमेन, बट नाउ वॉर हैज multifaceted dimensions where the state itself is not just guarding its geographical boundaries or frontiers,
it has to guard its cyber or its geographical, its economic frontiers, its trade frontiers. So those all are to be guarded. So in सर that अगर context, अगर वो एक मुख्तसरन हम all nation, just a sentence, that in that context, वो वो फिर it is not purely military strategy, क्योंकि military strategy is driven or it is derived from the national policy, जो आपकी नेशनल डिफेंस पॉलिसी है। तो उस नेशनल डिफेंस पॉलिसी से आपने मिलिट्री स्ट्रेटेजी निकालते हैं, उस मिलिट्री स्ट्रेटेजी से फिर नेवी एयरफोर्स जो आर्मी है ये अपनी एक अपनी स्ट्रेटजीज निकालते हैं, एंड स्ट्रेटजीज एक्चुअली टू अचीव वट एवर हैव बीन असाइन टू देम। तो मैं आखिरी एक फिक्रा कहूंगा कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जहां हम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर की बात करते हैं, वहाँ दोज आर दी इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट टू अचीव the national objectives which are related to defending or safeguarding the geographical boundaries of Pakistan. तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है which is to be used very consciously and not abruptly the way India has used, कि always making an excuse that Pakistan is involved without any proof or evidences. They have always been blaming Pakistan that they are involved in terrorist attack in Pakistan, and they could never find or they could never prove in front of international community. और उसको excuse बना के they always now and then they come for war. That is kind of very childish. That's what I said. कि the instrument of war and the instrument of armed forces is one of the most precious item which is to be used very cautiously and not haphazardly कि जहां दिल किया वहां पे आपने लगा। सर अच्छा सर, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तान पिछले कुछ 45 ईयर्स से जो है ना हालत जंग में रहा है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया जो है उसको रीजनल इन्फ्लुएंस से ज्यादा रीजनल डोमिनेंस का जो है ना उनको शौक है। और फिर उनके बाद जो उनकी इकोनॉमिक एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है और उसमें उनके पास रिजर्व्स हैं, और कुछ चीजों में इंडिया ने पिछले कुछ अरसे में जरूर कुछ अचीवमेंट्स दिखाई हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, मींस की जी अगर आप आर्म फोर्सेस को देखें और फिर उसके बाद आप पॉलिटिकल सर्कल्स को देखें, आप हमारी मीडिया को देख लें, तो मतलब आप देख लें कि क्या पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में वॉर ऑफ द यानी आप विल्स में देख लें कितना पाकिस्तान सक्सेसफुल रहा। फिर अगर आप विजडम की बात करते हैं कि पाकिस्तान की तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो मीडिया था, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, या वो हमारे एम्बेसडर्स थे, जैसे डॉक्टर फैसल हैं, उन्होंने मीडिया को हैंडल किया, या इवन हमारे जो आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन हैं, जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया के सामने जैसे कहते हैं ना, यानी बहुत ही कंसिस्टेंटली जो है ना सारी अपडेट्स लेके आते रहे। तो इसको ये जो सारा एक इंटीग्रेटेड एफर्ट्स थी, इसको आप एज ए स्ट्रेटेजिस्ट कैसे देखते हैं कि क्या ये चीजें हमें आइंदे आने वाली दिनों में अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान दोबारा कोई ऐसी हरकत करता है, तो व्हाट इज द टेक अवे फॉर अस इन दिस एपिसोड सर, इसको आप कैसे देखते हैं? जो हम वॉर के बारे में कहते हैं कि इट इज कॉन्टेस्ट ऑफ विल्स, अपोजिंग विल्स या क्लैश ऑफ अपोजिंग विल्स, वो जो भी दो स्टेट्स वॉर में जाती हैं, दे ऑलवेज हैव अपोजिंग विल्स, अपोजिंग इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई दे गो इनटू वॉर, and finding no other way to achieve respectively their own interests. वो जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर डिफरेंट थेरीज हैं, चिकन गेम है या प्रिजनर्स डायलेमा है, या ये जो गेम थेरीज हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन की, ये प्योरली दे डील विद द कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, हाउ द स्टेट्स हैव टू measure देयर इंटरेस्ट एंड देयर पे ऑफ्स, कि वो, लेकिन जब स्टेट ये देखती है कि उसका पे ऑफ उस के कंपेरेबल नहीं है, द कॉस्ट इट इज पेइंग, तो वो दे विल ऑलवेज अवॉइड द वॉर। जब भी स्टेट को ये, जिस भी स्टेट को ये पता हो कि उनका जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, दैट कैन ओनली बी सॉल्व और रिजॉल्व थ्रू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे दे ऑलवेज मेजर कि उसका जो पे ऑफ है या जो ट्रेड ऑफ है या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन द सिंपलेस्ट टर्म, जो कॉस्ट वो पे करेंगे और उसके बदले में जो उनको पे ऑफ मिलेगा डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, अगर वो ज्यादा है तो दे विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर द वॉर।
अभी अगर इंडिया के सिनेरियो में जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे, तो वो मैंने कहा ना कि स्टार्ट में मैंने कहा कि जो स्टेट्स दे आर इन इंटरनेशनल रिलेशन, वी से दे आर रैशनल एक्टर्स, लेकिन एट टाइम्स वॉर इज नॉट अ रैशनल डिसीजन. सो इट इज काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स कि जहाँ पे दीज रैशनल एक्टर्स हैव टू गो फॉर इरैशनल डिसीजंस, तो ये एक पैराडॉक्स बन जाती है. तो उस पैराडॉक्स के अंदर वो जब वो पे ऑफ को देख लेते हैं कि पे ऑफ उस तरीके से हमें मिल रहा है, तो दे गो फॉर वॉर. अभी उसमें अगर हम इन खासतौर पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, तो उन्होंने अगर ये वाला ये एपिसोड किया, जैसे पहले बालाकोट और पुलवामा वाला किया, तो उन्होंने दे मस्ट हैव कंडक्टेड अ कंप्लीट एनालिसिस. उस एनालिसिस के अंदर उन्होंने देखा होगा कि ये जो ट्रेड ऑफ है, इसका हमें फायदा कितना है और इसकी कॉस्ट हमने क्या पे करनी. दे एक्चुअली एट टाइम्स दे ओनली कैलकुलेट द टेंजिबल्स, और टेंजिबल्स वो हैं जिसमें उनके पास क्या इक्विपमेंट है, हमारे पास क्या है, उसका क्या कम ट्रूप्स टू स्पेस रेशियो क्या कंपेरेटिव। है, कंपैरेटिव एनालिसिस क्या बनता है, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली व्हाट सपोर्ट दे विल हैव, व्हाट सपोर्ट पाकिस्तान विल हैव. इवन बिफोर दिस एपिसोड unfolded, most of the analysts, the international analysts, nobody was saying that Pakistan will be supported by anyone vehemently, openly, or very overtly, including China, because mild dragon, the kind of aura China has, and non-interventionalist foreign policy, they don't intervene, they don't directly side with anyone. So nobody was expecting that international diplomacy would come for rescue of Pakistan. So they must have conducted a complete game analysis. उसका पूरा एनालिसिस करके दे केम फॉर दिस. तो तो आप उन्होंने समझते जो हैं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो एक एग्जिस्टिंग हेजेमॉन है यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा जो राइजिंग हेजेमॉन है चाइना, उन दोनों को पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली, या आप कह सकते हैं कि उन दोनों को अपनी यानी अपने क्लोज लाने में पाकिस्तान कामयाब हुआ कि एक तरफ चाइना ने हमें खुल के सपोर्ट किया, और दूसरी तरफ अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का स्टांस देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिएशन का वो ऑफर दी है, तो वो भी पाकिस्तान की जो स्टांस है उसके काफी करीब है, क्योंकि इंडिया तो हमेशा ये डिनाई करता रहा है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट द इंटरफियरेंस ऑफ एनी थर्ड प्लेयर इन दिस कश्मीर इशू और इंडो पाक इश्यूज. तो आप ये समझते हैं कि मुख्तसर सर, क्योंकि टाइम हमारा तेजी से जा रहा है, कि क्या पाकिस्तान इस चीज में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है इन दोनों ग्रेट पावर्स से अपनी यानी अपने फेवर लेने में या बेनिफिट करने में? सर, आई वुड टेंड टू डिसएग्री फॉर नंबर ऑफ रीजंस. पहली चीज ये है कि ये दोनों करीब नहीं आए. रश जो चाइना है और अमेरिका है, इस दिस कॉन्फ्लिक्ट, आई हैव बीन सेइंग एट नंबर ऑफ प्लेसेस कि दिस इज नॉट एन इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एनी मोर. दिस इज नाउ द बैटल ऑफ थ्रोन्स बिटवीन द टू वर्ल्ड पावर्स. एक इमर्जिंग पावर है और एक सिटिंग स्टेटस को पावर है. इट इज अ कॉन्टेस्ट between China and USA. And USA, once we say, it is backed by Israeli lobby, Israeli finances, Israeli equipment. Where Pakistan and India, they are just the warriors or the playground which have been pitched together. पहली चीज. दूसरी चीज, आपने आईआर में देखा होगा, we use a phenomena which is called Thucydides trap. थुसिडिडस ट्रैप ये है वो ग्रीक स्कॉलर थुसिडिडस के नाम पे, जिसने पेल्सोविनिया वॉर के ऊपर एक एनालिसिस दिया था, और बाद में फिर एलिसन ने उसके ग्राहम एलिसन ने उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च की कि इन लास्ट 500 years जब भी 14 out of 16 times the change of power between the rising power and the sitting power has been through bloodshed. It was always a bloody war between the two. Only 2 times you can, sorry, 4 times you can find that it was bloodless, or जो transition of power हुई from sitting or the status quo power to the rising power, that was in 4 times. तो in USA China issue, जहां the recent Indo-Pakistan war, in my own opinion, is purely a contest between the wills of two sides, India and Pakistan. It has an umbrella over it,
where the international community is divided on two sides. And once we say the international community, one is the Western bloc, which is led by the USA, supported by Israel and the European countries. And on the other side, you will find China and the resurging, you can say, Russia. एक तो ये था. दूसरा, I believe this was the contest between the technologies of the two, East and the West. And both sides, they had a very high stake to prove that the West had to prove that their technology is beyond any Dominant. doubt, any question. It is dominating the world because it is the biggest industry in the world to Sir, earn money and revenue. But this was a paralyzing effect which China created through its unknown technology, which was not revealed before. Most of its statistics and its features were not known to the people. And the way that technology has subdued the Western technology, it came as a game changer, and it is as a shock for the West, and especially Israel and USA. And it was US technology used, French technology was used, and even Harop, the drones, the Israeli drones were shot. So this all came as a game changer and a very big shock for the West, where it was a clash of wills, where it was a clash between the rising and the status quo power. It is, in the classical sense, if I have to define, it is the technological showdown between East and the West. you mean the competition between the Western and the Asian military industrial complex? Of course, sir, because it is the biggest We revenue are sorry, we are running short of time. मेरे जहन में एक सवाल आखिरी है कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक कमेंट पास किया है कि जी कौन सा पाकिस्तान हमसे कश्मीर लेके चला गया है कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है. इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जो है अपनी हजीमत को कम करने के लिए इस तरह के बयान आइंदा भी देते रहेंगे? इस पे क्या कहते हैं सर? देखें, नरेंद्र मोदी जैसे उन लोगों के बयानात को आई डोंट टेक वेरी सीरियसली, बिकॉज दे आर जस्ट द पॉलिटिकल स्टंट्स जो उन्होंने, ये पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग होती है विच दे डू टू सेटिस्फाई देयर ओन डोमेस्टिक ऑडियंस, और उस डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, अपनी जहाँ जहाँ पे उनकी या आरएसएस का एक जो बॉइलिंग पॉइंट पे भी इस वक्त हिंदुत्व और आरएसएस पहुंची हुई है, तो उनको सेटिस्फाई और कूल डाउन करने के लिए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं. इट इज़ टोटली प्योरली Pakistan's own internal affair, where the political government thought it very appropriate and suitable to